अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रीना कार्टर का चैप्टर नंबर 15 मसल स्ट्रेंथ, जिसका पेज नंबर है 167 और इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर काइनी एनाटमी है, यानी काइनेसियोलॉजी और एनाटमी मिक्स है कि मसल्स हमारे काम किस तरीके से करते हैं। मोस्ट जो डिफिनीशंस हमारे पास पीपीटी में बन रही होती हैं वो इसमें से बन रही होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो डिफिनीशन कहाँ से बन रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी एक्टिव मूवमेंट है आपके जो स्केलेटन में हो रही होती है, जितनी जो भी मसल्स करवा रहे होते हैं, मोमेंट की इनिशिएशन के लिए और मोमेंट जो एक मेन टाइम होता है या जब पीक पे होती है, जब हो रही होती है, तो उस वक्त आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। यानी एक्टिव मोमेंट की हर एक फॉर्म में आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में ही होते हैं और किसी फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वॉलंटरी मसल कॉजेज योर एक्टिव मोमेंट। ये डेफिनेशन आप लिख लें क्योंकि ये BCQs में भी आता है और थ्योरीज में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। हर मसल के पास जो है वो जो उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज़ पहले से मौजूद होती हैं, यानी बिल्ट इन हमारे पास ये सिस्टम होता है, मौजूद होती हैं। अब वो काम किस तरीके से करती हैं कि कब उन्हें जो है वो स्टेबलाइज रहना है, कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उन्हें रिलैक्स करना है, ये सारा काम जो है वो इम्पल्स कर रहे होते हैं। इम्पल्स हमने एनाटमी पढ़ा था, मसल फाइबर के अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, सेंसरी और मोटर ETC, वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो यानी आपके मसल टिश्यूज़ के अंदर एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। वो बिल्ट इन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, यानी एक्टिव मूवमेंट करवाती है, और उसके लिए उसको ब्रेन से कुछ इम्पल्स मिलती हैं जिसकी वजह से वो एफर्ट प्रोड्यूस करती है टू मूव और टू स्टेबलाइज द मसल्स। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है इसकी, कि जो आपका द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉलंटरी और स्केलेटल मसल इज़ द मसल फाइबर। हम जब अपने मसल को जूम इन करके देखेंगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे जिनको हम कहते हैं कि ये फाइबर हैं। अब आपका जो पूरा मसल है वो बीच में से रेड होता है, साइड्स पे से जो एड्स के एंड्स होते हैं वाइट होता है, और जहाँ से आपका मसल स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ से येलोइश किस्म का होता है। ठीक है, तो जहाँ से वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल उसका पार्ट होता है वो होती है मसल की अटैचमेंट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो फिब्रस पार्ट होता है वाइट कलर का या येलो कलर का, और उसके बाद जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें ब्लड की वजह से उसके पिगमेंट जो है वो रेड जो है वो हो जाता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो आपका वॉलंटरी मसल्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है मसल फाइबर्स, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, जो लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनका जो एवरेज साइज़ है वो 20 से 40 मिलीमीटर तक होता है लंबाई में, और जो है वो 1/100 या 1/10 से लेकर 1/100 ऑफ अ मिलीमीटर होता है डायमीटर में। यानी बहुत ही उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, धागे से भी वो पतले से उसकी जो है थिकनेस होती है। इवन जब हम बीफ या मीट जब हम बॉईल करते हैं और जब उसके रेशे अलग हो जाते हैं, तब आप उसको देखेंगे जो उसका रेशा अलग हुआ वो कितना बारीक होता है, धागे से भी ज़्यादा। तो ये उसी की लेंथ की बात कर रहा है, उसी की लंबाई और उसी की चौड़ाई की बात कर रहा होता है। अब ये सारे मसल्स फाइबर्स जो है वो एक साथ मिल जाते हैं एक इलास्टिक शीट के अंदर। उस इलास्टिक शीट को जिसके अंदर ये सारे मसल फाइबर मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। और जब ये सारे सार्कोलीमा के अंदर मिल जाते हैं तो एक बोटी बन जाती है, एक मसल बन जाता है। ठीक है, जो शीट जो इसके ऊपर लिपटी हुई होती है उसको इलास्टिक शीट बोलने का मकसद ये है कि उसमें पावर है कि वो खींच सके। कुछ मसल फाइबर्स रेड होते हैं ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई, जैसे मैंने पहले से कहा। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स की जो स्टिमुलेशन होती है वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि बीच में होते हैं, बीच में है। आपका जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बीच में से नहीं होती है। बीच में से मसल खींच के क्या कर लेगा, अगर आपके दोनों जो जॉइंट्स है वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। आप कोशिश करें कि आपके जॉइंट्स जो है वो मूव ना करें, आप जो मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जहाँ पर रिसेप्टर्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं वो होते हैं आपके मसल के एंड्स, यानी जो वाइट वाला पार्ट होता है जो मसल का रिसेप्टर वहाँ लगे होते हैं। बीच में जो है वो कम होते हैं, तो इनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की पावर थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर इनमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल, तो आपका मसल प्रॉपरली जो है वो एक्टिव मूवमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें पावर कम क्यों होती है कॉन्ट्रैक्शन की? क्योंकि बेसिकली जो रेड पार्ट होता है आपके मसल का वो कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं होता, वो यूज़ होता है आपके पॉस्चर को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। और ये जो मसल जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो सस्टेन रह सकते हैं और थकते भी नहीं हैं, क्योंकि बीच में लगे हुए हैं ना मसल्स। आप खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं, तो आपका जो स्टमक वाला पार्ट है वो नहीं थकेगा, आपकी अपर बॉडी नहीं थकेगी, आपका जो लोअर पार्ट है, जो आपके लेग्स हैं, वो थकेंगे। और इसी तरीके से अगर आप लटकेंगे तो आपका जो पेट है या कमर है वो नहीं थकेगी, आपके आर्म्स थकेंगे क्योंकि आपका सारा वजन उस पर है। इसी तरीके से जब आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे होते हैं तो जो मेहनत लगती है वो आपके मसल के एंड पार्ट्स की लग रही होती है, प्रॉक्सिमल पार्ट्स की लग रही होती है। तो बीच वाले मसल्स पे को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, तो उसमें जो फैटिक जो है वो भी बहुत कम ही होता है। ठीक है,
तो दिस टाइप ऑफ फाइबर देयरफॉर डोमिनेट्स प्रीडोमिनेट्स इन द एंटी ग्रेविटी मसल्स विच इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मसल्स हैं इन पर ग्रेविटी का फिर कम असर होता है, जिसकी वजह से ये आपका जो पॉस्चर है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। बाकी मसल फाइबर्स के बारे में बात हो रही है कि जो है पेलर इन कलर होते हैं, इसको हम वाइट भी बोल सकते हैं, ये स्टिमुलेशन को रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं, पर ये थक भी बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब इनकी मेहनत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली थकेंगे भी ज़्यादा। These form greater part of muscles which are primarily responsible for most movement, जैसा कि गैस्ट्रोनिमस। ये जो है वो आपके मसल्स का, यानी वो मसल्स जैसे आपके जो लोअर बॉडी के मसल्स हैं, आपको चलना पड़ता है हर काम के लिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनमें जो आपके लोअर बॉडी में जो मसल्स हैं, आपके लेग्स में जो मसल्स हैं, जो थाइज़ में जो मसल्स हैं, उनके अंदर रेड से ज़्यादा वाइट पार्ट है। हमारे यहाँ जो है वो हम खाने में जब जो लोग नॉन वेज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जब हम लेने जाते हैं गोश्त, तो हम ये देखते हैं कि हमें जो है वो लोअर बॉडी का हिप्स का गोश्त दें, क्योंकि उसके अंदर वाइट वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा जूसी होगा। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि लोअर पार्ट के अंदर मेहनत ज़्यादा होती है स्टैंडिंग वगैरह की, तो उसको बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है, और एक्टिवली काम करने के लिए हमें वाइट मसल फाइबर्स चाहिए होंगे, मसल फाइबर्स का वाइट पार्ट चाहिए होगा। तो बॉडी में, क्योंकि हमें पॉस्चर में जल्दी से काम कर सकें, तो बॉडी में हमारे पास लोअर बॉडी में नेचर ने रेड पार्ट कम दिया है, वाइट पार्ट ज़्यादा दिया है, क्योंकि वो स्टिमुलस को जल्दी से गेन कर लेता है और वो मूवमेंट को फ़ौरन से जो है वो सस्टेन जो है वो फ़ौरन से उस मूवमेंट को प्रोड्यूस कर देता है। तो इसकी एग्जांपल में उन्होंने गैस्ट्रोनिमस मसल का नाम लिया है। मसल फाइबर्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर में होते हैं, ये जुड़ जाते हैं बंडल्स की फॉर्म में, और बहुत सारे मसल मिलकर और ये जो बंडल्स होते हैं एक साथ जो है वो कनेक्टिव डेंसर कनेक्टिव टिश्यू बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फाइबर्स हैं, 100 बने, 200 बने, अब 1000 फाइबर ने मिलकर एक मसल बनाया, उसके ऊपर सार्कोलेमर चढ़ गया, एक मसल रेडी हो गया। अब इस तरीके से बहुत 10 मसल मिल गया, 10 मसल ने मिलकर एक मसल ऑफ ग्रुप बन गया, और वो अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल है। अब यानी अगर हमें कोई हैवी कोई लाइट सी चीज़ मुझे उठानी है, तो मैं एक पतली सी रस्सी से भी काम करूँगी। जब मुझे पता है कि वेट मुझे ज़्यादा बेयर करना है, तो फिर मैं बहुत सारी रस्सी मिलाकर एक मोटी रस्सी बनाऊँगी ताकि वेट ज़्यादा बेयर कर सके। नेचर ने भी वही काम किया है, हमारे पास मसल्स के ग्रुप बनाए हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ताकि जब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो वो सारे मिलकर जब एक साथ काम कर सकें। अब हमारे जो मसल्स हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मसल्स आर अटैच एट बोथ एक्सट्रीमिटीज़, बोन, कार्टिलेज और फेशिया बाय फिब्रस टिश्यू विच इज़ कंटिन्यूस विद द कनेक्टिव टिश्यू इन्वेस्टिंग मसल। आपका जो मसल होता है, जब हम अटैचमेंट्स पढ़ेंगे, आई होप आप लोग जब एनाटमी पढ़े होंगे, आपके पास मॉडल होगा, तो उसमें जब हम मसल्स देखते हैं बॉडी पर लगा हुआ, तो हम देखते हैं कि मसल जो है वो अपनी ओरिजिन पर भी अटैच है और इंसर्शन पर भी अटैच है, यानी वो कहीं पर भी फ्री नहीं होता। ऊपर से भी मसल अटैच होता है, नीचे से भी अटैच होता है। अब वो अटैचमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, और उसके बीच में जो फेशियाज होते हैं, बोन्स, कार्टिलेजेस, उन पर मसल अटैच होते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पर, और जहाँ से मूवमेंट इनिशिएट करनी होती है ऑब्वियसली वहाँ जाकर वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि आपका जो मसल है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है किसी ना किसी मसल पर अटैच होता है। वो कहीं पर भी किसी ना किसी सॉरी बोन पर अटैच होता है, वो बोन कहीं पर भी हो सकता है। दिस फिब्रस टिश्यू कंटेन्स elastic non-contractile elements and may be concentrated to form a narrow cord or spread out from a aponeurosis। अब जो मैंने आपसे बात की थी कि जो आपके मसल का जो बिल्कुल प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट, यानी आपके रेड फाइबर के बाद जो है वो फिब्रस पार्ट आया वाइट वाला, और उससे पहले भी एक पार्ट होता है, वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं अगर आप मसल की पिक्चर सर्च करेंगे तो वो क्या होता है, वो वाला हिस्सा होता है जो आपके पास अटैचमेंट करवा रहा होता है, यानी फाइबर्स तो अटैच नहीं होते ना एज सच। वो जो पार्ट जो एग्जैक्टली मसल पर अटैच हो रहा होता है वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है और वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, पर वो इलास्टिक ज़रूर होता है, यानी वो खिंच तो सकता है, यानी मैं बहुत कोई एक्सट्रीम मूवमेंट कर रही हूँ तो वो खिंच तो सकता है, वो इलास्टिसिटी तो है उसमें, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर नहीं है। अब वो खिंच इसलिए सकता है क्योंकि अगर मैं कहीं पर लटक रही हूँ या मैं हैवी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो अगर वो बेचारे में कॉन्ट्रैक्ट वो इलास्टिसिटी ना होती, अगर उसमें इलास्टिसिटी ना होती तो वो टूट जाता मसल। पता चला भाई कंधे पे से लटक रही थी तो कंधे में से निकल के मसल और हाथ पे गिर गया, तो वो एज सच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, पर वो स्ट्रेच हो सकता है, यानी वो लंबा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। वो वाला पार्ट जो आप फिब्रस पार्ट जो हमारे पास बोन में एज सच जो वो डायरेक्टली अटैच हो रहा होता है, उसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, नैरो सी कॉर्ड सी होती है वो। और जब आप उसको अगर आपको कभी नसीब हो रियल में देखें आप, तो वो रस्सी की तरह से होता है और थोड़ी सी उसमें शाइन आ रही होती है। अगर आपने कभी कच्चा गोश्त देखा हो तो वो भी आपको महसूस हो जाएगा। द मोर प्रॉक्सिमल ऑफ दीज अटैचमेंट्स विच यूजुअली रिमेन रिलेटिवली फिक्स्ड व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इज नोन एज द ओरिजिन। अब मैंने जैसे कहा कि आपके मसल की ओरिजिन भी होती है और इंसर्शन भी होती है, तो वो प्रॉक्सिमल पार्ट
या वो अटैचमेंट जहाँ पर जो मसल का वो प्रॉक्सिमल पार्ट जो आपके बोन पर अटैच हो रहा होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो अटैच होता है वो फिक्स होता है और हेल्प करता है आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्शन में, यानी वहाँ से स्टिमुलस जाता है कि भाई आपका मसल जो है वो अटैच हो जाए, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंसर्शन। अभी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों में इतना फ़र्क है, मतलब आप देखेंगे तो मसल को कैसे पहचानेंगे कि ये ओरिजिन या इंसर्शन। तो नेचर ने जिस पार्ट को जहाँ से हमने मसल जो है वो आपका किसी जो है वो जॉइंट पर मूवमेंट करवानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मुझे जिस जॉइंट से मूवमेंट करवानी है वहाँ पे मेरा ओरिजिन होगा, और जिस पॉइंट पर मूवमेंट करवानी है वो मेरा इंसर्शन होगा। फॉर एग्जांपल रस्सी मेरे हाथ में है, ये इसका ओरिजिन है। इंसर्ट कहाँ पर होगी? फॉर एग्जांपल कोई बाल्टी मुझे उठानी है, वो वहाँ जाकर इंसर्ट हो गई। तो ओरिजिन और इंसर्शन में फ़र्क ये है कि जो लोड होगा वो इंसर्शन की तरफ होगा, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है समझाने की, एज सच एग्जाम्स में नहीं आती, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स मसल्स की अटैचमेंट और मूवमेंट किस तरह होती है उसको समझ सकें, वो वाली चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं। बाकी आगे हर चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं यानी आपके दोनों मसल्स अटैच होते हैं, दो मसल्स के दोनों पार्ट, जितने भी मसल्स हैं बॉडी में, दोनों पार्ट जो वो अटैच होते हैं, कोई भी पार्ट फ्री नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है, जो रेजिस्टेंस लग रही होती है, जो फोर्स लग रही होती है आपके मसल्स के एंड पार्ट्स की लग रही होती है, और जो बीच वाला पार्ट होता है उस पर ऐसा इतना जो है वो प्रेशर नहीं होता, वो फ्री मूवमेंट, मतलब वो इतना फ्री टू मूव होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी वो कितना भी कॉन्ट्रैक्ट होकर और छोटा होकर और करीब आ सकता है। जैसे अभी आप अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं वो डोला, जिसको हम कहते हैं डोला बन रहा है इतना मोटा, तो वो आपके रेड मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ का, डायमीटर का बढ़ जाना मसल्स का, उसको हम कहते हैं कि भाई ये डोला बन रहा है। तो ये यहाँ पे वो वाली बात कर रहे हैं कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसको इजाज़त होती है कि कितना भी कॉन्ट्रैक्ट होकर और जो है जगह को कम कर दे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जो एंड वाले पार्ट्स होते हैं उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं होती। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह का फंक्शन होता है नेचर ने उसी तरीके के मसल्स आपको दिए हुए हैं, और ये साइज़ में भी चेंज होते हैं और शेप में भी चेंज होते हैं। यानी जो मसल मेरे स्टमक पर लगे हुए हैं वो मसल मेरे हाथ पर नहीं लगे हो सकते थे, क्योंकि मेरे हाथ को कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है बार बार, मेरे लेग्स पर जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। अब साइज़ में इस तरह डिफ़र करते हैं कि जो मसल हमारे थाई का जो बोन है, जो फीमर है, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, तो जो मसल इस पर अटैच होंगे वो मसल, उसी मसल के साइज़ को लेकर मैं फेस पर नहीं लगा सकती, अपने ऑक्सीपिटल रीजन पर नहीं लगा सकती, अपने ह्यूमरस पर नहीं लगा सकती। तो डिफरेंट लोकेशन जो है वो मसल की डिफ़र करती है वर्क के अकॉर्डिंग। जिस मसल का वर्क जैसा है उसकी शेप भी वैसी है और उसका काम भी वैसा है और उसकी स्ट्रेंथ भी वैसी है। यहाँ पर बस ये बात करें। और ऑब्वियसली जैसे ही मसल का साइज़ बढ़ता जाएगा उसके फाइबर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो सार्कोलीमा, फिर जो उसके ऊपर सार्कोलीमा की लेयर है वो भी थिक होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा मसल वर्क होगा उतने ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल जो है वो मिलकर वो उस काम को सर अंजाम देंगे। बस इतनी सी बात है। मसल्स मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, हम मूवमेंट पर आ जाते हैं। फाइबर्स की बात कर ली, उसकी एनाटमी देख ली हमने। अभी कह रहे हैं कि मसल्स आर सप्लाइड बाय नर्व्स। हमारे मसल्स में जो है नर्व्स होती हैं, जो कौन सी नर्व्स सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। हर बॉडी के मसल्स के अंदर ये जो मोटर और सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, ये मोटर फाइबर्स जो है वो आपका जो एंटीरियर हॉर्न होता है, आपको पता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, अब हम इसको थर्ड ईयर एनाटमी पर देखते हैं या सेकेंड ईयर एनाटमी में चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। जो एंटीरियर हॉर्न होता है, या उसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर हॉर्न होता है उसके अंदर जाके वो इन मसल्स, इन न्यूरोफाइबर्स की अटैचमेंट हो रही होती है या क्रेनियल नर्व्स में हो रही होती है। मतलब शॉर्ट में बात ये है कि ये जो मसल फाइबर जो आपके ब्रेन में, जो आपके मसल में अटैच हो रहे होते हैं, इसका जो प्लग होता है वो आपके ब्रेन में लगा हुआ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में लगा हुआ होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड में जो प्लग्स लगे हुए होते हैं, मैं प्लग्स कह रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि फाइबर्स के इंसर्शन की बात कर रही हूँ, नर्व्स के इंसर्शन की बात कर रही हूँ। ये जो लगे हुए, जो स्पाइनल कॉर्ड में लगे हुए होते हैं, ये आपकी जो है वो सडन मूवमेंट्स करवाते हैं। जैसे गर्म चीज़ पे आपका हाथ लगा और उसको आपने फट से जो है वो हटा लिया, तो इसके लिए आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम हो जाता है। और वो काम जो सोच समझ के आप करते हैं कि मुझे साइकिल चलानी है, मुझे स्टेबल रहना है, या मुझे वेट उठाना है, या मुझे सीढ़ियों से बैलेंस मेंटेन करके नीचे जाना है, ये काम आपकी क्रेनियल नर्व्स कर रही होती हैं। तो यानी आपकी मूवमेंट जो है वो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, जो फिर मसल्स के अंदर जाके 5 से 150 जो आपके मसल के जो फाइबर्स हैं उसके अंदर जाके टर्मिनेट होती है, और वहाँ पर जाके फिर अपने सिग्नल्स फैला देती है पूरे मसल के अंदर,
और जो है वो आपका मसल काम करना शुरू कर देता है। होप कि आपको ये सिस्टम समझ में आया हो। और यहाँ पे ये बोलने का मकसद ये है कि जब आप किसी को मूवमेंट करते हुए देखें तो ये सारे सिस्टम आपके दिमाग में चलें कि अच्छा ये चीज़ें जो है इस तरीके से हो रही हैं। अब स्टिमुलेशन का थोड़ा सिस्टम समझें कि जब आपको हल्की फुल्की मूवमेंट करवानी है तो एक स्टिमुलस ही काफ़ी होता है, यानी एक ऑर्डर ही काफ़ी है, मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर आपको मूवमेंट थोड़ी सी हैवी करवानी है या थोड़ा मेहनत वाला काम है, वहाँ पे उतने ज़्यादा स्टिमुलस जाएंगे उस काम को करवाने के लिए। और जब तक आपके मसल थक नहीं जाते तब तक वो मूवमेंट होती रहेगी। यानी अगर मैं हुक्म नहीं देती, मैं खुद रुकना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं काम करती रहूँ, लेकिन मेरे मसल्स में अब हिम्मत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रुक जाएंगे कि भाई अब हम थक गए हैं, वो दर्द करना शुरू कर देंगे, ताकि अब मैं लिख लिख कर थक गई हूँ तो पेन रख दूँ या समथिंग। तो ये वो बात कर रहा है। तो हमारे पास कुछ मशीनरी ऐसी ईजाद हो चुकी हैं, हम डिस्कवर कर चुके हैं, जो हमें ये बताती हैं कि भाई कौन सा काम मेरे मसल के लिए मुश्किल है और कौन ईजी है। वो इसी तरीके से किसी भी एथलीट की या किसी भी जो है वो प्लेयर की जो है वो उनकी जो पावर है जो उसको जो है वो नापते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कितने स्टिमुलस जा रहे हैं एक नॉर्मल आदमी के। यानी मुझे पानी का ग्लास उठाना था, एक स्टिमुलस में काम हो गया। अगर मैं वीक हूँ तो 2 स्टिमुलस लगेंगे, और एक एथलीट है तो उसने जो है इस काम को किस तरीके से सर अंजाम दिया। तो हमारे मसल में जब ये स्टिमुलस जाते हैं तो हमारा मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रिलैक्स होना होता है तो रिलैक्स हो जाता है। बस ये इतनी सी बात कर रहा है, यानी जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा स्टिमुलस। अब सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या है, ये पैसिव स्ट्रेचिंग करवाते हैं। पैसिव स्ट्रेचिंग यानी एक्टिव स्ट्रेचिंग यानी मैंने सोच समझ के कुछ काम किया। पैसिव स्ट्रेचिंग यानी कि जो मेरे मसल एक्टिवली स्ट्रेच हो रहे हैं उनके साथ इर्द गिर्द के कुछ मसल्स भी जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो वो वाला काम जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स देखते हैं, कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी हद से ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर दी। जैसे आपका हाथ अगर आप 1 डिग्री से ज़्यादा पीछे की तरफ मोड़ें तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, या कोई आपका हाथ पीछे से पकड़ के मोड़ दे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से दर्द नहीं होगा, एक लेवल के बाद पेन होना स्टार्ट होगा। तो वो काम भी सेंसरी रिसेप्टर करते हैं कि डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी है कि दर्द होना शुरू हो गया। फिर पेन और डीप प्रेशर, ये सब जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स सेंस करके सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते हैं। वो सिग्नल्स पहले कहाँ जाते हैं, ऐसे पहले आपके मसल्स में जाते हैं, फिर वहाँ से मसल टेंडन्स में जाते हैं। मसल टेंडन्स में लगे हुए आपके सेंसरी रिसेप्टर्स उन सिग्नल्स को सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर जो है भेज देते हैं और बताते हैं कि भाई आपने अगला एक्शन जो है वो क्या करना है। तो ये एक इसका पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रामस्कुलर टेंशन क्या होती है। इंट्रामस्कुलर टेंशन यानी जो मसल्स के बीच में हो रही होती है, ये आपके मसल स्पैंडल्स के दरमियान में हो रही होती है टेंशन, जिससे आपकी मोटर एक्टिविटी आपने करनी है नहीं करनी वो पता चलता है, मसल कितना स्ट्रेच हो गया है ये पता चलता है। दैट्स इट। अब थोड़ा सा मैं स्लो चलती हूँ क्योंकि यहाँ पर sensory fibers from receptors in the fibrous tissue which surround joints travel in same nerves। वो sensory fibers जो आपके मसल टिश्यूज़ के अंदर होते हैं वो एक ही साथ, मतलब मैंने क्या कहा था, ये जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, मोटर रिसेप्टर्स हैं, मसल तो एक ही है ना, तो वो दोनों साथ ही में पड़े हुए होते हैं। उनका जो रास्ता है वो अलग अलग होता है। यानी एक सेंसरी एरिया है हमारे ब्रेन में, एक मोटर एरिया है। तो जैसे कुछ रिफ्लेक्सेस की मैंने बात की कि जो सडन काम करना होगा जिनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड देख लेगा, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर। और अगर जो काम बड़ा सोच समझ के हमें करना है उस काम को आपका ब्रेन देखेगा, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेम नर्व्स विच सप्लाई द मसल्स पास ओवर द जॉइंट्स। वही मसल जो आपके मसल को सप्लाई कर नर्व जो आपके मसल को सप्लाई कर रही होती हैं वही आपके जॉइंट्स को सप्लाई कर रही होती हैं या आपके जॉइंट्स के पास से गुजर रही होती हैं। देखें मेरे पास जो है वो मेरे मसल में एक दूसरा रिसेप्टर लगा हुआ है, और जो मेरा घुटने का जो जॉइंट है उसमें दूसरा रिसेप्टर लगा हुआ है। मैं चल रही हूँ, पहले मेरे मसल्स में दर्द होगा और वो दर्द मेरे घुटनों तक जाएगा और मेरे ब्रेन में पैगाम जाएगा कि भाई ये थक गई है, इसको बिठा दो। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे मसल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, मेरे मसल में कट लग जाता है और रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं, और फिर मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई अब ये मसल तो डैमेज, नर्व्स तो डैमेज हो गई हैं, अब मेरे घुटने में दर्द होगा तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है, और मैं चलती रहूँगी और इन दी एंड वो टूट ही जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सप्लाई जा रही होती है पहले आपके जॉइंट पर, फिर वो सप्लाई आपके मसल पर जा रही होती है ताकि दोनों कोऑर्डिनेट कर सकें एक साथ, और मूवमेंट को कि कब पेन होना स्टार्ट हुआ है कब नहीं हुआ है, मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। क्योंकि जब आप आंखें बंद करके भी अपने लेग को मूव करेंगे तो आपके किस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है और कौन से मसल पे हो रही है ये आपका ब्रेन आपको बता रहा होगा। एज सच मसल का नाम नहीं बताएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट मसल है, राइट है, इंटीरियर पोस्टीरियर कौन से मसल हैं
ये तो आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे बस ये कहना चाह रहा है कि मूवमेंट के लिए जो आपके मसल फाइबर्स आपके मसल पर लगे हुए होते हैं वही जो है वो आपके जॉइंट्स पर भी सप्लाई कर रहे होते हैं। दैट्स इट। मसल वर्क की टाइप बता रहा है। अब यहाँ पर से आप पेन ले लें, अपनी बुक को उठाइएगा और यहाँ पर जो है वो इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि बाय अ चेंज इन लेंथ ऑफ अ मसल, बाय अ चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल द कॉन्ट्रैक्शन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। यहाँ पे आइसोटोनिक की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ चेंज इन लेंथ ऑफ मसल, मसल की लेंथ में अगर चेंज आए तो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। और अगर मसल टेंशन इंक्रीज्ड विदाउट अ चेंज इन लेंथ, या और मसल टेंशन यानी आपके मसल की लेंथ चेंज अगर नहीं हुई तो हम उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। यानी लेंथ सेम रहे लेकिन मसल में टेंशन बढ़ जाए उसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। मसल की लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, बढ़े या घटे जो भी, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। अब लोग को समझ में नहीं आता कि कॉन्ट्रैक्शन के बगैर जो वो मूवमेंट कैसे हो सकती है, तो हम उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ अ मसल व्हेन इट वर्क्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्स। अब मसल में की लेंथ में चेंज कब आता है, यानी मसल को अपनी लेंथ चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब हमें बाहर किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। अभी आप सुकून से बैठे हुए हैं, आपको कोई चीज़ उठानी नहीं है, कोई चीज़ रखनी नहीं है, आपका हाथ जहाँ है वहाँ रहेगा, ठीक है। यानी जब तक आपको बाहर का कोई काम नहीं करना तब तक आपके मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट, मसल की जो लोकेशन उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। हम मूवमेंट कब करते हैं, सर्टन मूवमेंट्स जब हम बाहर किसी फोर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे होते हैं। यानी फ़ोन को होल्ड कर रहे हैं, उस वेट के अगेंस्ट, फ़ोन का जितना भी वेट है उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं। टीवी रिमोट को होल्ड कर रहे हैं, एसी रिमोट को होल्ड कर रहे हैं, बुक्स को भी होल्ड कर रहे हैं, तो बुक के वेट के अगेंस्ट जो हम काम करें तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट आइसोटोनिक होती है। उसकी जो मसल की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वहीं पे आप सीधे खड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, गर्दन झुका कर देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि गर्दन सीधी करें और कमर सीधी करके फिर देखें इस वीडियो को, तो यहाँ पे आपने बाहर किसी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं किया। आपका जो पोस्चर रियलिटी में होना चाहिए, मैंने आपको बस वही कहा है कि उसको मेंटेन करें, और उसको मेंटेन करने भी आपको थोड़ी सी मेहनत लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपका पोस्चर ख़राब है। और ये जो मसल की जो लेंथ है उसको चेंज किए बगैर, मसल की डायरेक्शन चेंज हुई है, अभी गर्दन नीचे झुकी हुई थी अभी सीधी हो गई, मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी आइसोमेट्रिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोमेट्रिक यानी आइसोमेट्रिक मूवमेंट है, यानी कि मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया लेकिन मसल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो गई कि भाई मैंने इस मोमेंट को, इस पोस्चर को मेंटेन रखना है। आधे घंटे तक सीधे खड़े रहने की कोशिश करें, बगैर कोई वेट नहीं होगा आपके हाथ में, फिर भी आपके मसल में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इंट्रा मस्कुलर टेंशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आपके मसल्स काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से और एक ही पोजीशन को मेंटेन करने की वजह से थक जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। बस यहाँ पे ये बात है, ज़्यादा कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक को देख लेते हैं, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब पहले इस बात को सुनिए कि देयर इज़ नो अल्टरेशन इन द लेंथ ऑफ अ मसल टू वर्क और टू स्टेबलाइज अ जॉइंट। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, जब मुझे किसी जॉइंट को स्टेबलाइज करना है, जैसे मैंने अभी आप कहा कि गर्दन सीधी करें, ठीक है। अब अगर मुझे किसी जॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो आपके मसल की जो लेंथ है ना उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। यानी गर्दन झुकी हुई है या सीधी है तो मसल की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन लेंथ में चेंज नहीं आएगा। लेंथ यानी लंबाई, मतलब खींचना। कोई चीज़ उठाकर ऊपर रखनी है तो मसल मेरा उसमें खींचेगा भी, स्ट्रेंथ भी लगेगी। लेकिन अगर मुझे अपने ही बॉडी पॉस्चर को मेंटेन रखना है या मुझे अपने हाथ को सीधा रखना है, अब अपना हाथ को सीधा करके देखें, ठीक है, वेट नहीं उठाया हुआ है कोई भी आपने, तो इसमें आपके मसल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये बात करना चाह रहा है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है सो दैट के इस लाइन से आप इस कॉन्सेप्ट को उठाकर जो है वो अपने पास रख लें, क्योंकि कभी कभी वाइवा में इस तरीके से छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं और वो क्योंकि फिर आउट ऑफ बुक काउंट नहीं होता, हम छोड़ देते हैं तो वो फिर मार्क्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आइसोटोनिक या कंसेंट्रिक। अब ये कंसेंट्रिक से आप कॉन्ट्रैक्शन याद कर लें। कंसेंट्रिक में क्या होता है कि आपका मसल जो है वो शॉर्टर और थिकर हो जाता है। शॉर्टर और थिकर कैसे, वही मैंने कहा था कि अभी जो लोग अपने बाइसेप्स दिखा रहे हैं, डोले दिखा रहे होते हैं, वो अपने मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक बंज ऑफ मसल, एक बंडल ऑफ मसल हमें दिख रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये 16 इंच का डोला है या 18 इंच का जो भी, तो ये उसको हम कहते हैं कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा मसल जो है वो शॉर्टर और थिकर हो जाता है।
उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी आप एक टांग पे खड़े हो जाएं तो वो टांग जो आपकी उल्टी मुड़ी हुई होगी वो मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक मूवमेंट। और जब आप उसी मूवमेंट का रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे और अपना लेग को रिलैक्स करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि ये ई सेंट्रिक मूवमेंट है। ठीक है, ई सेंट्रिक मूवमेंट यानी कंसेंट्रिक का ऑपोजिट है ई सेंट्रिक मूवमेंट। जब भी आप कंसेंट्रिक मूवमेंट करेंगे ई सेंट्रिक मूवमेंट आपको खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप अपना ना हाथ मोड़ कर रख सकते हैं, ना पाँव मोड़ कर रख सकते हैं, ना उंगली मोड़ के रख सकते हैं, आपको वो कभी ना कभी तो सीधी करनी ही पड़ेगी। तो कंसेंट्रिक मूवमेंट में मसल का जो एक बंडल बन जाता है और ई सेंट्रिक मूवमेंट में आपके मसल लेंदी हो जाते हैं और वो स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज दिस। अब यहाँ पे है आइसोमेट्रिक मूवमेंट या स्टैटिक मसल वर्क। इसको भी जो हमने बात की थी कि हमारा पोस्चर मेंटेन करने वाली बात, तो यहाँ पे वही है कि इस जो स्टैटिक मसल वर्क है या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें आपका जो मसल है वो उसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। पूरे मसल वर्क में आपके मसल की जो लेंथ है वो सेम रहती है और इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें क्या आपको अगर वही पोस्चर मेंटेन करने की बात है, वही आपके सर्कुलेशन मेंटेन करने की बात है। काफ़ी देर तक एक पोस्चर मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर कुर्सी पे बैठ जाएं, मैं कहूँ कि कुर्सी पे बैठ जाएं और बैठे रहें और बिल्कुल सीधे बैठे रहें और हिलें भी ना। अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू साइंस ना हिलना कोई काम नहीं है, उसमें कोई आपकी एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हम काफ़ी देर तक एक स्टिल पोज में नहीं बैठ सकते, सीधे नहीं बैठ सकते। हमें एक कभी टांग इधर रखनी है, कभी उधर रखनी है, कभी गर्दन ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि हम काफ़ी देर तक सीधे बैठे रहें तो हमारे मसल्स में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है मसल्स को होल्ड करने के लिए, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक टेंशन। इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। और ये जो चैप्टर था वो यहाँ पर था। अब यहाँ पर रेंजेस पढ़ के देखते हैं। फुल रेंज यानी the joint is moved as the muscle work from the position in which they are fully stretched। जब आपका हाथ पूरा स्ट्रेच हो जाएगा मुकम्मल, जितना सीधा कर सकते हैं कर लें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, इससे ज़्यादा सीधा हो ही नहीं सकता। यानी आपका जो जॉइंट है ना वो भी इससे ज़्यादा अब नहीं मुड़ सकता। आपका जॉइंट जितना मोड़ सकते थे आपने मोड़ लिया। या आप अपना घुटना सीधा करके देखिए, टांग सीधी करके देखें हवा में, तो इसको हम कहते हैं फुल रेंज। यानी अब मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता। अब इसको 50% पे ले आए, थोड़ा सा कम, पार्शली मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इसको हम कहते हैं इनर रेंज। बहुत आसान है, आप इस मूवमेंट को अभी अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वो हो गई आपकी इनर रेंज। अब आपने थोड़ा सा और उसको जो है वो स्ट्रेच किया। यहाँ पे लिखा हुआ है द मसल वर्क कॉन्सेंट्रेटली फ्रॉम द पोजिशन इन विच दे आर फुली स्ट्रेच। अब वो थोड़ा सा पहले मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 100% स्ट्रेच किया, अब आपने 25% उसको क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो हो गई आपकी इनर रेंज। अब आपने उसको 50% कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हो गई आपकी आउटर रेंज। ठीक है, अब और मज़ीद 25% तो ये आपकी मिडिल रेंज। ये अब आप अपने आर्म को बिल्कुल सीधा करें और इसको काउंट करें एफ़, हल्का सा मोड़ें, उसको काउंट करें यू, फिर मज़ीद काउंट करें, फिर उसको काउंट करें फुल रेंज इनर, पहले फुली कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर उसको इनर रेंज काउंट करें हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, फिर उसको मज़ीद थोड़ा सा मोड़ें, वो हो जाएगी आउटर रेंज, और फिर जब पूरा मोड़ेंगे तो हो जाएगी आपकी मिडिल रेंज। बस इतनी सी बात है। फुल स्ट्रेच से शुरू करें और फुल कॉन्ट्रैक्शन पर ले आएँ। फुल स्ट्रेच आपकी फुल रेंज होगी और जो आपकी फुल कॉन्ट्रैक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, एंड रेंज होगी। और आउटर रेंज, इंतजान, मिडिल रेंज, द ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, ऐसा चले फिर भी इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमने कहा था कि जब आपके मसल में कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होती है तो इसेंट्रिक मूवमेंट लाजमी होनी होती है। तो आपका पूरा एक मसल जो है वो उठकर काम नहीं करता अकेला। हमें कोई भी मूवमेंट जब करवानी होती है तो एक पूरा ग्रुप ऑफ मसल जो है वो एक साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, अब कुछ प्राइम मूवर्स होते हैं, कुछ एगोनिस्ट होते हैं, कुछ एंटागोनिस्ट होते हैं। यानी जब मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो एगोनिस्ट है। जब आगे वाले मसल्स मूव कर रहे हैं तो पीछे वाले मसल्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बाइसेप, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके बाइसेप का राइट नेक्स्ट मसल, नीचे वाला जो मसल है ट्राइसेप, वो स्ट्रेच हो जाएगा। एक तरफ का मसल खींचेगा और दूसरी तरफ का रिलैक्स हो जाएगा। यानी एक तरफ के मसल जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके जो ऑपोजिट साइड के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको हम एगोनिस्ट कह रहे होते हैं। और जो उसके अपोजिशन में मसल की लेंथ बड़ी होती है, जो वो मसल जो रिलैक्स हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि एंटागोनिस्ट है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, और जो इसके साइड पे मसल जो हेल्प कर रहे थे उनको हम कहते हैं प्राइम मूवर्स। तो हम जब कोई भी मसल की मूवमेंट करवाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस एरिया के मसल जो हैं वो वीक हैं, या क्या उनमें प्रॉब्लम है कि ये हम मूवमेंट जो है वो उस पर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। कभी कभी पेशेंट वापस ये कहकर आ रहे होते हैं कि जो है वो मैं इस तरफ तो देख सकती हूँ लेकिन मैं दूसरी डायरेक्शन में देखती हूँ और इससे थोड़ा आगे जाती हूँ तो मुझे पेन होती है। तो हमारा काम भी फिर यही होता है देखना कि इसको इनको जो है वो एगोनिस्ट में प्रॉब्लम है या एंटागोनिस्ट में या प्राइम मूवर्स में। ऑब्वियसली जो मसल एगोनिस्ट है वो ज़्यादा मूव करता है, जो एंटागोनिस्ट है वो ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो जो एगोनिस्ट के नियर बाय मसल्स होंगे वहीं पर प्रॉब्लम होगी तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मूवमेंट हुई है। और जो प्रॉब्लम एंटागोनिस्ट के पास होगी तो हम समझ जाएंगे कि बेध्यानी में रिलैक्सेशन के टाइम पर जो है वो ये प्रॉब्लम जो है अकर हुई है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें थी। अगर मैंने ज़्यादा फास्ट बोला है तो मूवमेंट को वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई और भी सजेशन हो या चाह रहे हो कि इस पर वीडियो बने एनाटमी या फिजियोलॉजी या जो भी टॉपिक्स पर, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, या मेरा जीमेल है mahin sayed537@gmail.com, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपने टॉपिक्स बता दीजिए, या नोट्स चाहिए तो वो भी बता दीजिए, विल सेंड इट टू यू। और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और FB पेज पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो कर दीजिएगा माफ़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।